वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करेंगे कई टॉपिक्स पे। एक बात करेंगे हम जो बाबरी मस्जिद का जो डिसीज़न आया है उसके ऊपर। दूसरा बात करेंगे मैरीटाइम स्पेयर, इंडियाज़ इन्फ्लुएंस एंड पावर इन मैरीटाइम स्पेयर। और हम बात करेंगे क्वाड पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का। ये सभी एडिटोरियल है जो कि हिंदी न्यूज़पेपर से कवर करेंगे, हम डिटेल में समझेंगे ये इन सभी बिंदुओं पे। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। कल जो बाबरी डेमोलेशन केस था उस पे जो जजमेंट आया है, क्या क्या राइटर का कहना है, इसको हम समझते चलेंगे और मैं भी इसमें जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। लेट्स स्टार्ट। क्या कहता है ये आर्टिकल? ये बात करता है जो बाबरी मस्जिद का कल जो डिसीज़न आया है जिसमें 32 लोग जो थे उन सबको एक्विट, मतलब उन सबको बरी कर दिया गया है। ये कहता है कि बाबरी मस्जिद 1992 में इसको डिमोलिश किया गया था और उस समय ये हुआ था कि उसके जो डेब्रिस हैं बहुत जल्दी क्लियर कर दिए गए थे। लेकिन एक ये उम्मीद थी कि जो इनके परपेट्रेटर हैं, जिन्होंने ये किया है, उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से एक्विटल हो गया तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। ये राइटर का कहना है। तो हम जो राइटर हैं इसके, उसकी बातों को हम सुन रहे हैं। फिर उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अपने जजमेंट में कहा था कि जो डिमोलिशन था बाबरी मस्जिद का वो वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ ये था कि जो स्पेशल कोर्ट है सीबीआई की, उसने लखनऊ में जो ये स्पेशल सीबीआई कोर्ट है उसने जो है जजमेंट में सबको एक्विट कर दिया। और इसमें ये कह रहे हैं कि इससे जो राम जन्मभूमि मूवमेंट था उसको जुडिशियल लेजिटिमेशन मिल जाता है। कैसे? इन सब को जब बरी कर दिया गया तो ये जस्टिफाई कर दिया गया कि जो वो पूरा मूवमेंट था राम जन्मभूमि का, राम मंदिर बनाए जाने का, वो बिल्कुल सही था। ऐसा राइटर का कहना है। फिर ये कहते हैं कि जो ये जजमेंट पास हुआ है इसमें कोई लॉजिक नहीं है और कोई फैक्ट्स से भी नहीं है। फिर ये कहते हैं जो कोर्ट की फाइंडिंग है कि जो डिमोलिशन था वो प्री प्लान नहीं था, एडवांस में उसको प्लान नहीं किया गया था। एंड फिर वो ये कहते हैं कि 100 से भी ज़्यादा, 100 हज़ारों लोग उस दिन अयोध्या में पहुँचे हुए थे और उन सभी के पास क्रोबार्स थे, स्पेड्स थे, और उसके बावजूद भी कोर्ट ने ये कहा कि प्री प्लान नहीं था। तो ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा ये राइटर कह रहे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो मूवमेंट को प्रोपगेट करने वाले थे, जिसमें कि एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती का नाम इन्होंने लिया है, और उनका कहना है कि उन्होंने उस दिन अपने आप को ऐसी पोजीशन पे रख लिया जहाँ से कि वो ये सब चीज़ों को देख सके, बाबरी डेमोलिशन को। तो वो इसको ये कह रहे हैं कि उनको एक्विट कर देना, उस पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। फिर ये एक राइटर खुद कह रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसमें इनको इंडिक किया गया था, एल.के. अडवाणी और इनको, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रूफ करना ये आसान काम नहीं है, ये राइटर कह रहे हैं। देन ही सेइंग कि कोर्ट को इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाहिए सर्कमस्टेंसेस से। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो बैनर्स के अंदर, जिस मूवमेंट के बैनर के अंदर ये मार्च कर रहे थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, ऐसा राइटर का कहना है। तो कोर्ट की फाइंडिंग में वो कॉन्स्पिरेसी ना निकलना, ये अपने आप में एक लॉजिक को डिफाई करता है। फिर ये कह रहे हैं कि इस केस में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ था और साथ ही साथ असेंबली भी हुई थी। उस दिन काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया गया था। और फिर ये कहते हैं कि जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, उस स्टेट के उसमें चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, तो उनको वो कह रहे हैं उनके रोल को भी ठीक से एड्रेस नहीं किया गया है या चेक नहीं किया गया है। फिर वो कह रहे हैं कि उस दिन का जो पूरी एक्टिविटी थी उसके लिए जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, उन्होंने कहा था कि सिर्फ कार सेवा की जाएगी और कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी पूरा वो हुआ और वो डेमोलिशन हुआ। तो वो कह रहे हैं कि उनको भी कोई जिम्मेवारी उनकी तय नहीं की गई। फिर ये कह रहे हैं कि ये बिलीव करना कि ये सभी जो लोग थे 32 लोग, वो लोगों को शांत करने में लगे हुए थे, ना कि उसमें डेमोलिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये बिलीव कर पाना मुश्किल है, ऐसा राइटर का कहना है। फिर वो कह रहे हैं कि जो इसमें और भी सबूत दिए गए
कि जो ऑडियो और वीडियो एविडेंस जो थे उनको अलाउ नहीं किया गया, और फिर ये कहा गया कि जो उसमें गवाह थे वो मुकर गए या गवाहों के बयानों में भिन्नता थी, इसलिए सज़ा नहीं दी जा सकती या इनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये बात वो कह रहे हैं। देन उसके बाद बात ये कह रहे हैं कि जो पूरा मूवमेंट था जिसमें रथ यात्रा भी चला और वायलेंस हुआ, वो पूरे चीज़ों को भी कंसीडर नहीं किया गया। फिर अगेन जो लिब्राहन कमीशन था, इसमें जस्टिस लिब्राहन के सिंगल जज एक कमीशन बनाया गया था। फिर ये कह रहे हैं कि लिब्राहन कमीशन ने जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है अपनी रिपोर्ट में पूरा मेंशन किया था, और लेकिन जो कमीशन की रिपोर्ट होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है, जबकि ट्रायल के दौरान जो सबूत दिए जाते हैं वही बाइंडिंग होते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये सीबीआई की जिम्मेवारी थी कि इस कॉन्स्पिरेसी को वो प्रूफ करते। एंड देन उसके बाद उनको ये प्रूफ करना था मीटिंग ऑफ माइंड्स की जो रिक्वायरमेंट थी उसे प्रूफ करना था, और सीबीआई उसको प्रूफ करने में फेल हो गई, तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। देन अगेन पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो थी, शुरू से ही वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम थी, और जिसमें इस केस में 2 एफआईआर लिखी गई थी, और दोनों एफआईआर में जो प्रॉब्लम थी, टेक्निकल डिफेक्ट था, उसको भी चैलेंज नहीं किया गया। और 2 अलग अलग जगह रायबरेली और लखनऊ में सेपरेट प्रोसीडिंग चली, और उसके बाद जो कॉन्स्पिरेसी चार्ज था वो निकाल दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में 2017 में कॉन्स्पिरेसी चार्ज जो है दोबारा उसमें ऐड किया गया, कॉन्स्पिरेसी जो सेक्शन था। और उसके बाद में फिर ट्रायल चला, और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा कि डे टू डे हियरिंग करा के जल्द से जल्द इस केस को ख़त्म कराओ। देन अगेन राइटर इज सेइंग कि ये मानना कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लोज अलाइनमेंट है, और ये भी अनएक्सेप्टेबल है बिलीव कर पाना। और देन अगेन रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज सेम, कि ये जजमेंट पे ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस जजमेंट में हुआ ये है कि कल जो जजमेंट आया है उसमें एक्विटल कर दिया गया है। एक्विटल के कई पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि उसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर नहीं किया गया, और दूसरा जो सबूत थे, एविडेंसेस, वो एविडेंसेस इतने मजबूत नहीं थे कि जिसके बिना पे कोर्ट जो है उनको कन्विक्ट कर सके। लेकिन जो राइटर ने इसमें क्वेश्चन मार्क उठाया इस पूरे डिसीजन को, बट ये पूरा एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और अगर स्टेट चाहे तो वो उसको अपील भी कर सकता है फर्दर कोर्ट्स में। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द जो कल जो बाबरी मस्जिद पे जो जजमेंट आया। नाउ दिस इज़ अनदर वन, ये है टाइम टू शिफ्ट फोकस टू द मैरीटाइम स्पेयर। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें पूरा राइटर कह रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल मतलब लैंड मास पे एक ग्रैंड स्ट्रेटजी थी पहले, लेकिन अब वो चाइना पाकिस्तान इतने फ्रंट्स पे इंडिया लड़ रहा है कि लैंड मास पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई है। और क्या कह रहे हैं, सेम चीज़ कह रहे हैं कि चाइना ने इंडिया को बाउंड्री, चाइना लद्दाख सेक्टर में काफ़ी पुश कर दिया है, और चाइना ये चाहता भी नहीं है कि वहाँ पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। फिर नॉर्थ ईस्ट में भी, अरुणाचल प्रदेश साइड में भी चाइना जो है इंडिया के साथ, इंडिया पे कई क्लेम्स कर रहा है, और साथ ही साथ अक्साई चीन के क्लेम के साथ साथ अरुणाचल बॉर्डर पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद ही फिर कह रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट साइड है वहाँ पे भी पाकिस्तान के साथ भी सीज़ फायर वायोलेशन लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ गया, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। 2019 में जो न्यू दिल्ली ने अपना जो नया बिल पास किया, जो सीए से पहले जो बिल पास किया था जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का, उसके बाद में पाकिस्तान ने भी अपना नया मैप जारी कर दिया कुछ महीनों पहले, जिसमें कि जूनागढ़ और बाकी एरियाज और पूरा JNK अपने में दिखा दिया, लद्दाख का अक्साई चीन का एरिया छोड़ के। फिर उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान दोनों ही मिल के कंटेनमेंट करने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया को कंटेन किया जाए। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में विड्रॉल होने जा रहा है, जो अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो अफ़गानिस्तान से बाहर होने जा रही है। तो राइटर कह रहे हैं कि इंडिया का एक जो फ्रेंड है अमेरिका, वो वहाँ से विड्रॉ करेगा। फिर इंडिया के तालिबान के साथ में इंडिया के कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, और उसकी वजह से अगर नाटो की फोर्सेस अगर बाहर निकल जाएगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहेगा। पाकिस्तान, चाइना और रशिया का जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पे इंक्रीज़ रहेगा, और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें हो रही है।
एंड इंडिया और ईरान के भी जो रिलेशंस हैं वो भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो इससे इंडिया का मिशन सेंट्रल एशिया वो भी डैम्प हो जाता है, मतलब वो भी नुकसान होता है उसको। तो इस तरीके से जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न में, नॉर्थ वेस्टर्न में सभी जो जियोपॉलिटिकल जो इंडिया की जो कोशिशें थी वो सभी जो है एक तरीके से उनको धक्का लगता है। इंडिया कर क्या सकता है? तो फिर राइटर ये कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये है कि जो लैंड मास से शिफ्ट होके इंडिया जो है मैरी टाइम में, मतलब समुद्र में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कोशिश कर सकता है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर दूसरा ये है कि पाकिस्तान के साथ में कश्मीर इशू को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो कुछ प्रेशर कम हो सकता है, लेकिन वो भी अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इशू को सॉल्व किया जा पाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये है कि जो कॉन्टिनेंटल जो लैंड है, लैंड से इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रखा है उसको सिक्योर करने के लिए। लेकिन इंडिया को अब अपनी स्ट्रेटजिक अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी और शिफ्ट करना पड़ेगा। जो इंडिया का लैंड पे जो सिर्फ ज़मीनों पे जैसे जो फोकस रहता है वहाँ से शिफ्ट होकर समुद्र में आना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इन्होंने अपने यहाँ एक नया डिवीज़न बनाया है इंडियो पैसिफिक करके, जो कि अप्रैल 2019 से शुरू हो गया है इस डायरेक्शन में काम करने के लिए। और इसमें यह है कि कॉन्टिनेंटल स्पेयर में चाइना पाकिस्तान का जो कोलिजन है उसको तोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो मैरीटाइम पूरा समुद्र का जो एरिया है वो इंडिया के लिए काफ़ी खुला हुआ है, इस सेंस में कि कई कोलिजन बनाए जा सकते हैं, कई देशों के साथ में अलग अलग जो है ट्रीटी की जा सकती है। तो इस तरीके से स्ट्रेटजिक एक्सप्लोरेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। फिर ये कह रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है वो इंडिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और ये बिल्कुल समुद्र में ऐसे एरिया में है जहाँ पे कि अफ्रीका से लेके अमेरिका तक ये पूरा एरिया फैला हुआ है। फिर ये कह रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है उसके अराइवल के बाद में जो यूरोप है और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो भी वहाँ बढ़ा है। यूरोप और अमेरिका का इंटरेस्ट इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर है वहाँ पे इनका इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन समुद्र में इनका इंटरेस्ट होगा क्योंकि वहाँ से उनका भी ट्रेड गुजरता है। फिर वो कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस के तर्ज पे ही जर्मनी ने भी रिसेंटली अपना इंडो पैसिफिक गाइडलाइंस जारी किया है। थर्ड ये बात ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजिंग साउथ चाइना सी में बुलिंग की एक्टिविटी करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूरोपियन और अमेरिकन पावर है वो चाहेंगे कि बाकी जो कंट्रीज़ के साथ मिलके इस एरियाज़ में है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, जापान, उनके साथ मिलके चाइना के यूनिलैटरलिज्म को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए वो इंटरेस्टेड होंगे इस एरिया में। फिर पॉइंट ये करते हैं कि और ये एरिया, ये पूरा जो समुद्र का एरिया है वो चाइना के लिए लैंड एरिया से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से चाइनीज़ ट्रेड काफ़ी मात्रा में होता है और इसकी वजह से उसको अगर हम चोक करें तो चाइना उसमें रिस्पॉन्ड कर सकता है। फिर ये कहता है कि इंडिया का ये समुद्र पे जिस तरीके से अगर नई स्ट्रेटजी बनाती है और नए नए अगर समझौते नई कंट्रीज़ के साथ डील करती है तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा रिजल्ट लद्दाख में ना आए, उसका असर ना दिखे, लेकिन ये हमें नेगोशिएशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे देगा। मतलब हमारा जो दायरा है, फ्रंट है, वो खोल देगा। कई फ्रंटों पे हम चाइना को घेराबंदी कर सकते हैं। फिर राइटर कह रहे हैं कि सिर्फ डिवीज़न, अभी इंडो पैसिफिक का डिवीज़न बनाया गया है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी सोचने की आवश्यकता है और एक ग्रैंड स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। कहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक डिवीज़न है एक अच्छी शुरुआत है और साथ ही साथ 2019 में क्वाड मीटिंग को एलिवेट किया गया है, जिसमें कि इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया है। वो मिनिस्ट्रियल लेवल पे वो मीटिंग होने लगी है, वो भी अच्छी बात है। एंड देन ही सेइंग कि इसमें और भी स्ट्रेटजिक पार्टनर्स को इंक्लूड किया जाए, विज़न डॉक्यूमेंट उसका रिलीज़ किया जाए और
उसी के साथ में ये जो नई कंट्रीज़ है उनके साथ में डील करके इसको और एक्सप्लोर किया जाए। सो एक दिस इज़ द मेन लॉजिक कि किस तरीके से लैंड से आगे बढ़ के हम लोग मैरी टाइम मतलब समुद्र के एरिया में इंडिया को और एम्पावर कर सकते हैं, जिससे कि चाइना को कंटेन किया जाए। ना ये आर्टिकल है क्वाड से रिलेटेड, क्या है क्वाड और बाकी समझते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जो सेकंड राइटर कह रहे हैं कि सेकंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग है 4 कंट्रीज़ क्वाड के अंदर जो आती है वो जापान में होगी। लेकिन जापान में जिन्होंने जिस प्राइम मिनिस्टर ने ये क्वाड टर्म कॉइन किया था, कंसीव किया था, शिंजो एबे, वो प्राइम मिनिस्टर शिप से हट चुके हैं। फिर कह रहे हैं कि जो एबे थे एक स्ट्रेटजिक थिंकर थे और जिन्होंने 2007 के अराउंड ही ये क्वाड की कल्पना की थी। क्या था इसमें, अभी आइए देखते हैं। अभी क्या हो रहा है, एन एवोल्यूशन मतलब ये था कि अमेरिका जो है यूनिपोलर मूवमेंट, उस समय 2007 के आसपास अमेरिका एक सिंगुलर पावरफुल कंट्री था एंड वो कोशिश ये कर रहा था कि चाइना जो है उसके कंसर्न्स को एड्रेस करे। कैसे एड्रेस करे कि जो उस समय अमेरिका के कंसर्न थे, न्यूक्लियर इशू, नॉर्थ कोरिया के साथ में, ईरान के साथ में, वॉर ऑन टेरर पे वो काम करे। और उसी समय 2007, 8, 9 के आसपास जापान और ऑस्ट्रेलिया चाइना से वो भी फ़ायदा कमा रहे थे। चाइना से जो भी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट आ रहा था उससे जापान ऑस्ट्रेलिया को भी फ़ायदा हो रहा था। और इंडिया भी कहीं ना कहीं उसी में था, इन्वॉल्व था, इंडिया भी इकोनॉमिक बूम पे था। तो किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी कि चाइना आने वाले दिनों में एक सुपर पावर बनने जा रहा है। तो 2007-8 के दौरान जब ये चीज़ परसीव की गई थी तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्वाड 1.0 फेल हो गया। ये कंट्रीज देख नहीं पाई कि चाइना आने वाले दिनों में पावरफुल होगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हुआ कि चाइना ने ये जो क्वाड है उसको ये कहा कि ये नाटो है, एशियन वर्जन ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एशियन वर्जन है उसका। फिर ये कई सालों बाद ये लगा कि चाइना जो है वो इसको रिजेक्ट करना इसलिए चाह रहा था क्योंकि जो उसका नेवल एक्सपेंशन उसका प्लान था चाइना का, और वो ये चाह रहा था कि जो अमेरिका है वो अफ़गानिस्तान में रशिया के साथ, ईरान के साथ लड़ाई में बिज़ी रहे और चाइना धीरे धीरे जो समुद्र एरिया है वहाँ पे कब्जा करते चले जाए, जो कि साउथ चाइना सी और बाकी एरियाज़ में है। फिर राइटर कह रहे हैं कि क्वाड 1.0 जो 2007 में सोचा गया था वो फेल हो गया। उसके बाद चाइना का और कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसने अपने क्लेम साउथ चाइना सी में बढ़ाने शुरू कर दिए। 9 डैश लाइन जो है उस पर नया क्लेम कर दिया और साथ ही साथ वॉरशिप बिल्डिंग एक्टिविटी शुरू कर दी, जैसे कि जर्मनी ने 1914 में किया था। फिर उसके बाद चाइना ने पहला अपना ओवरसीज़ बेस बनाया जिबौती में और सिस्टमेटिकली क्या शुरू कर दिया कि साउथ चाइना के साथ साथ इंडियन ओशियन में मलाक्का स्ट्रेट से भी आगे एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि किस तरीके से अपने डिफेंस बेस बना सकते हैं और उसमें कंट्रोल जमा सकते हैं। और ये पूरी एक्टिविटी ये कोऑर्डिनेट की गई सेंट्रल लीडिंग स्मॉल ग्रुप फॉर प्रोटेक्टिंग मैरीटाइम राइट्स एंड इंटरेस्ट, 2012 में ये ग्रुप बना था उनके द्वारा। फिर उसके बाद चाइना ने एक आर्बिट्रेशन में गया था, आर्बिट्रेशन में अवार्ड किया गया था फिलीपींस के लिए। एक डिस्प्यूट था फिलीपींस और चाइना के बीच में, वो फिलीपींस के फेवर में गया, उसको भी चाइना ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये पूरा दर्शाया कि चाइना बिल्कुल ही वहाँ पे एक बुलिंग कंट्री बन चुका था। फिर उसके बाद अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि क्वाड को चाइना रिजेक्ट करता है, एक ये कह के कि चाइना कंटेनमेंट थ्योरी बना के, कि चाइना कंटेनमेंट की थ्योरी जो है चाइना को कंटेन करने के लिए क्वाड बनाया गया है। और फिर ये कह रहे हैं कि जो क्वाड है इसको ये है 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक क्वाड का कॉन्सेप्ट है, एक इंडो पैसिफिक विज़न है। तो चाइना क्या कोशिश कर रहा है, चाइना ये कह रहा है कि क्वाड और इंडो पैसिफिक विज़न दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन इंडो पैसिफिक जो विज़न है वो ये कहता है कि उस एरिया में इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में जितनी भी कंट्रीज़ का इंटरेस्ट है उनके ऑब्जेक्टिव को एडवांस करने के लिए, उनके इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए है। जबकि क्वाड का क्या है, क्वाड एक प्लूरीलैटरल मैकेनिज्म है उन कंट्रीज़ का जिनका कि उसमें शेयर इंटरेस्ट है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है।
फिर वो बात करते हैं कि चाइना ने भी 2006 में एक क्वाड्रिलेटरल मैकेनिज्म बनाया था। क्या मैकेनिज्म बनाया था? क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। किन किन के साथ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड तजाकिस्तान को मिला के। और रिसेंटली एक नया ग्रुप बनाया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल को बना के। तो चाइना खुद ही 4 कंट्री 5 कंट्री का ग्रुप ऐसे ऐसे मिलके बनाते रहता है। फिर वो कह रहे हैं कि आज का वर्ल्ड क्या है? आज का वर्ल्ड ये कह रहे हैं कि ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, चारों कंट्रीज़ कौन कौन सी? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। चारों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टर्बुलेंस चल रहा है। चारों की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कोरोना का इशू है, इकोनॉमिक रिसेशन का इशू है, और जो 2 मेजर पैसिफिक पावर है, चाइना और अमेरिका, दोनों के बीच में एक तरीके से एडवर्स फेस चल रहा है रिलेशनशिप का। और ऐसे में चाइना का जो असर्टिवनेस है और एग्रेशन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आने वाला जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है जो क्वाड की होने वाली है, वो एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होगी जो कि फ्यूचर को डिफाइन करेगा। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि चाइना को अननेसेसरली प्रोवोकेट ना किया जाए। चाइना को गुस्सा करना लेकिन बिना किसी बेनिफिट के, वो भी ठीक नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं स्टीफन बेगन, उन्होंने बताया था कि उन्होंने कहा था कि जो क्वाड के सारे कंट्रीज़ हैं उन सभी को एक स्पीड से चलने की ज़रूरत है। मतलब अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी देख के चलना है। फिर इस क्वाड की जो पूरा ग्रुप है, इसमें उन बाकी कंट्रीज़ को भी ज्वाइन करने के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया के कई इंडो पैसिफिक ग्रुप में कई पार्टनर्स हैं इंडिया के। फिर ये बात कह रहे हैं कि ये क्वाड का इस्तेमाल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिज़ास्टर रिलीफ, मॉनिटरिंग, शिपिंग ऑपरेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस, क्लाइमेट के पे काम करने के लिए, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये चाइनीज़ एलिगेशन ये कि मिलिट्री अलायंस है, उससे उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर राइटर ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशियन में बाकी भी जो स्टेट्स हैं उनको भी हम लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और फाइनली राइटर का ये कहना है कि ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड, और धीरे धीरे इसको और भी इंक्रीज और मजबूत करने की आवश्यकता है। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द क्वाड। नाउ विल सी अनदर वन। ये है लैंग्वेज के ऊपर। ये क्या है लैंग्वेज में? लैंग्वेज में ये कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम्पल के साथ शुरू किया है कि जब डच कॉलोनियल रूल से, जब इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी इंडोनेशिया की, जब इंडोनेशिया डच रूल से जब आज़ाद हुआ, तो वहाँ पे मलय का एक रिफॉर्म वर्जन, जिसे बोला गया भाषा इंडोनेशिया, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चुना गया। और उसके बाद धीरे धीरे मलय जो है वो फिर धीरे धीरे उसमें इवॉल्व हुआ। फिर वो इसी तरीके से कह रहे हैं कि बाकी भी जो उस समय आइलैंड्स थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वो अलग अलग नेशन बन गए। और इंडोनेशिया की प्रॉब्लम ये थी कि जो 300 एथनिक ग्रुप थे, उसमें सबसे मेजर एक ग्रुप था जावा ग्रुप। तो उन सभी को एकत्रित करना या उन सभी को एक सूत्र में बांधने का काम जो है इस भाषा ने इम्पोर्टेंट काम किया, लेकिन किसी दूसरे ग्रुप या एथनिक ग्रुप के भाषा या कल्चर के कॉस्ट पे नहीं। फिर वो बात करते हैं इंडिया की कंडीशन के। वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जब बात हो रही थी, तो जो हिंदी का डिबेट है कि नेशनल लैंग्वेज क्या रखा जाए, वो उसमें भी रिजॉल्व नहीं किया जा सका। जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे वो चाहते थे कि हिंदी को वरीयता दिया जाए, और बाकी जो लोग थे नॉन हिंदी स्पीकिंग, वो चाहते थे कि उनकी लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया जाए। फिर ये कहते हैं कि जो इसका रेजिस्टेंस हुआ हिंदी को इम्पोज करने की जब बात आई, तो उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 ये पास किया गया। और इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि इंग्लिश का इस्तेमाल ऑफिशियल पर्पसेस के लिए आगे भी होता रहेगा। हिंदी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की वर्किंग लैंग्वेज बन गई 1965 में, और स्टेट गवर्नमेंट को फ्री किया गया कि वो अपने चॉइस की लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज व वर्किंग लैंग्वेज अपने स्टेट की बना सकते हैं। बट उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज रहने दिया गया कि हिंदी को प्रमोट किया जाएगा, और बाकी भी जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है उनको भी कोशिश किया जाएगा कि वो भी हिंदी को अपनाएं। फिर उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बाद में आईटी, कंस्ट्रक्शन और बाकी सेक्टर के लोग नौकरी की तलाश में साउथ इंडियन स्टेट्स में जाने लग गए, तो हिंदी का प्रचार प्रसार होना बढ़ गया।
और एक आंकड़े के हिसाब से जो तमिलनाडु में ऐसे हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, और वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। जो ऐसे तमिल लोग जो हिंदी भी बोल लेते हैं या समझ लेते हैं, उनकी संख्या डबल हो चुकी है। फिर ये बात करते हैं कि 2001 का जो सेंसस था उसमें ये मालूम चला कि भारत में 30 लैंग्वेज बोली जाती है। ऐसी 30 लैंग्वेज है जो कि 10 लाख लोगों से ज़्यादा बोले जाते हैं। इसमें से जो 22 लैंग्वेज है वो भारत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 8th शेड्यूल में मेंशन किया गया है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जिनको और इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टुल्लू का। टुल्लू जो लैंग्वेज है वो 18 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो उसको भी, वो 14वीं और 15वीं शताब्दी की लैंग्वेज है, तो उसको भी 8th शेड्यूल में डाल सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि हिंदी जो है ये नई लैंग्वेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेज, उसमें नई एक लैंग्वेज है, और ये आज़ादी के समय इसमें ये जो है प्रचार प्रसार इसकी जो वो है वो बढ़नी शुरू हुई थी। फिर कह रहे हैं कि जो पुरानी हिंदी थी उसमें पर्शियन के भी कई शब्द हैं, और बाद में जब इस्लामिक रूल रहा भारत में तो वही हिंदुस्तानी बन गया, और हिंदुस्तानी में कई सारी उर्दू के शब्द भी आ गए। इसी तरीके से ये बात कह रहे हैं कि उसी तरीके से बाकी भी जो लैंग्वेजेस हैं उनकी अपनी कल्चर है, अपनी हिस्ट्री है, और हिंदी के साथ साथ बाकी लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो बेसिकली इतनी बात इसमें कह रहे हैं। एक आर्टिकल है, ये रिलेटेड है नो ओल्डर वुमेन, जो पुराने जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनके ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, खासकर जो बुज़ुर्ग हैं और उसमें जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हैं और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और फिर वो पूरे एशिया पैसिफिक की बात कर रहे हैं कि इस पूरे एशिया पैसिफिक एरिया में ये समस्या हुई है। और फिर इसमें ये कह रहे हैं कि 2002 मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग है, इस एग्रीमेंट के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। फिर ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ICPD और 2030 जो एजेंडा है SDG का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसमें भी हेल्थी एजिंग की भी बात कही गई है। मतलब जब लोग बूढ़े हो रहे हैं तो हेल्दी रूप से बूढ़े हो, एज के साथ मतलब फिटनेस भी बने रहे, लोगों की स्वास्थ्य भी बना रहे, तो उस हिसाब से हो। और फिर ये बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है, तो वो इस चीज़ को देखता है, उसका मैंडेट है कि इनेबल और सेल्फ रिलायंस ओल्डर पर्सन के उस पर फोकस करे। सो दिस इज रिगार्डिंग द एजिंग थिंग। ओके, सो दैट इज़ ऑल, दिस इज़ द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ ऑल द एडिटोरियल फॉर टुडे, और इसको हम आज समाप्त करेंगे। जो भी साथी हमारे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।